देवर ने साली को भूत बनकर डराया, लेकिन फिर साली ने जो किया उसे देखकर राहुल के भी होश उड़ गए। दोपहर का समय हो चुका था। जिया के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसने पौं पौं करके हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनते ही जिया का दिल तेजी से धड़का और वो सारे काम छोड़कर दौड़ती हुई बाहर आ गई। गाड़ी से प्रिया भाभी उतरी। जिया ने चहकते हुए कहा, दीदी आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। जिया की जुबान पर भले ही दीदी का नाम था, पर उसकी चोर नजरें गाड़ी की दूसरी तरफ खड़े राहुल को ढूंढ रही थीं, जो बड़े टशन में चश्मा लगाए खड़ा था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जिया, मैं तो आ गई, पर जरा राहुल की मदद कर दो गाड़ी से सामान निकालने में, मैं तब तक अंदर मम्मी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर प्रिया अंदर चली गई। अब बाहर सिर्फ राहुल और जिया अकेले थे। जिया धीरे धीरे राहुल के पास पहुंची। राहुल ने गाड़ी की डिक्की से सामान निकालते हुए एक शरारती स्माइल दी और बोला, वाह साली साहिबा। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही नंगे पैर भागी चली आईं। इतनी बेताबी? जिया ने तुरंत अपना मुंह फुलाया और पलटकर बोली, मिस्टर देवर जी, अपनी इस गलत फहमी को जरा दूर रखिए। मैं यहाँ अपनी दीदी से मिलने आई थी, आपसे मिलने थोड़ी ना। राहुल ने एक बड़ा बैग डिक्की से बाहर निकाला और आंख मारते हुए बोला, अरे तो मैंने कब कहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो? मैं तो बस हॉर्न की बात कर रहा था। जिया चिढ़ गई और बोली, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, चुपचाप सामान उठाओ और मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। राहुल ने एक बहुत ही भारी सा सूटकेस जिया के हाथों में थमा दिया। जिया ने जैसे ही उस बैग को पकड़ा, उसका हाथ नीचे की तरफ झुक गया। वो हाँफने लगी। राहुल ने उसे देखते हुए मजे लिए, उफ, तुमसे एक बैग भी ढंग से नहीं उठाया जा रहा? मुझे तो लगता है कि ताई जी तुम्हें घर में खाना वाना नहीं देती, कितनी कमजोर हो गई हो। जिया को गुस्सा आ गया। वो सूटकेस पटकते हुए बोली, आप यहाँ आए ही क्यों हैं? जब देखो तब मुझसे सिर्फ झगड़ा करने का बहाना ढूंढते हो। राहुल ने अपने कुर्ते के कॉलर्स ठीक किए और टशन में बोला, अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ। वो तो प्रिया भाभी बार बार रिक्वेस्ट कर रही थीं कि राहुल प्लीज मेरे साथ चलो ना, अकेले बोर हो जाऊंगी। बस भाभी का दिल रखने के लिए आ गया, वरना तुम्हारे घर और मैं आऊं। राहुल की ये रूखी बात सुनकर जिया का दिल अंदर से टूट गया। उसने दुखी मन से सोचा, शायद ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, ये तो सिर्फ दीदी के कहने पर आए हैं। दोनों सामान लेकर अंदर आए। दोपहर के खाने का वक्त था। जिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। तभी प्रिया वहां आई और जिया को सलीके से काम करते देख बोली, वाह, मेरी छोटी जिया तो अब सच में बड़ी हो गई है, सारा काम कितनी अच्छी तरह अकेले ही संभाल रही है। जिया ने उदास लहजे में कहा, अब आप जो चली गई हो दीदी, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा ना। वैसे दीदी, आपने राहुल को साथ में क्यों लाया? जीजू के साथ आ जाती। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, रस्मों के हिसाब से जीजू अभी साथ नहीं रुक सकते ना। और रही बात राहुल की, तो मैंने उसे जबरदस्ती नहीं लाया। वो तो खुद यहाँ आने के लिए पागल हो रहा था। सुबह से ही मेरे पीछे पड़ गया था, भाभी कब जाओगे? मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। प्रिया की ये बात सुनते ही जिया के चेहरे पर एक झटके में बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसका उदास दिल खुशी से झूम उठा। तभी प्रिया ने चारों तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, वैसे जिया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमारे पड़ोस में वो शनाया रहती है ना, जो मॉडलिंग करती है? मुझे लगता है कि राहुल का दिल उस शनाया पर आ गया है, इसीलिए वो यहाँ आने के लिए इतना मरा जा रहा था। प्रिया की बात सुनकर जिया ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, वो शनाया के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए हैं। अपनी खुशी छुपाते हुए जिया बोली, दीदी, मैं जरा राहुल को आवाज देकर आती हूँ। आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना परोसती हूँ। उधर ऊपर वाले कमरे में राहुल एक खिड़की के पास जाता है। वो जैसे ही कमरे की खिड़की खोलता है, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस खिड़की से सीधे सामने वाले घर की बालकनी साफ दिख रही थी और उस बालकनी में पड़ोस वाली शनाया सिर्फ एक तौलिए में खड़ी होकर अपने भीगे बाल सुखा रही थी। राहुल उस नजारे को एकदम दंग होकर देख रहा था। तभी जिया उसे बुलाने के लिए कमरे के अंदर कदम रखती है। वो जैसे ही राहुल को खिड़की से बाहर इस तरह ताकते हुए देखती है, उसका पूरा गुस्सा वापस भड़क उठता है। जिया ने पीछे से आकर कड़क आवाज में कहा, अच्छा, तो इसीलिए आए हैं आप यहाँ? मैं भी सोचूं कि देवर धर्म निभाने की इतनी जल्दी क्यों थी। असली वजह तो ये शनाया है। शनाया के चक्कर में आए हो ना यहाँ? राहुल हड़बड़ा गया। उसने तुरंत खिड़की के पर्दे खींचे और घबराते हुए बोला, अरे नहीं नहीं जिया, भगवान की कसम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ताज़ी हवा के लिए। जिया ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा, मुझे सब मालूम है, मुझे पता चल गया है कि कैसे आपने दीदी को पटाया ताकि यहाँ आ सको। मुझे तो लगा था कि आप मेरे लिए यहाँ आए हो, पर यहाँ तो सीन कुछ और ही चल रहा है। जिया के मुंह से अनजाने में ही अपनी जलन बाहर आ गई। उसने गुस्से में पैर पटका और चिल्लाकर बोली,
नीचे खाना लग गया है, अगर शनाया को देखने से फुर्सत मिल जाए और मन करे तो आ जाना खाने के लिए। इतना बोलकर उसने कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से जोर से बंद किया और पैर पटकती हुई नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा रहे थे। राहुल ने माहौल को हल्का करने के लिए जिया की माँ से पूछा, ताई जी, यहाँ आसपास कोई घूमने फिरने की अच्छी जगह नहीं है क्या? मैं तो घर में बैठे बैठे ऐसे ही बोर हो जाऊंगा। ताई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्यों नहीं बेटा, पास वाले मैदान में बहुत बड़ा और शानदार मेला लगा हुआ है। ऐसा करना, शाम को जिया तुम्हें पूरा मेला घुमाकर ले आएगी। ये सुनते ही जिया ने अपनी प्लेट पर चम्मच पटका और गुस्से में बोली, माँ, मुझे किसी के साथ किसी मेले वेले में नहीं जाना है, मुझे बहुत काम है। प्रिया ने जिया का हाथ पकड़ा और प्यार से समझाते हुए बोली, अरे जिया, चली जाओ ना प्लीज। राहुल अकेला बोर हो जाएगा और इसी बहाने तुम भी थोड़ा घूम लोगी। जाओ ना मेरी अच्छी बहन। दीदी के बार बार फोर्स करने पर जिया मना नहीं कर पाई। उसने बेमन से मुंह बनाकर हामी भर दी हूँ। ठीक है, चली जाऊंगी। जिया को हाँ करते देख टेबल के दूसरी तरफ बैठे राहुल ने एक शातिर और कातिलाना मुस्कान बिखेरी। उसे पता था कि मेले की भीड़ में इस रूठी हुई साली साहिबा को मनाने का इससे बेहतरीन मौका उसे दोबारा नहीं मिलने वाला। शाम होते ही राहुल और जिया मेले में पहुंच गए। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, गुब्बारे और लोगों की भीड़ थी। मेले की गलियों में चलते हुए दोनों के बीच मीठी नोकझोंक शुरू हो गई। जिया रास्ता बदलते हुए बोली, मिस्टर देवर जी, जरा तमीज से चलिए, कहीं भीड़ में खो गए तो ताई जी मुझे डांटेंगी। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे साली साहिबा, आप अपनी फिक्र कीजिए, मैं तो बचपन से ही स्मार्ट हूँ। तभी जिया की नज़र वहां लगे एक बहुत बड़े आसमानी झूले मैरी गो राउंड पर पड़ी। जिया की आंखें चमक उठी, वो खुशी से उछलकर बोली, राहुल, चलो ना उस बड़े झूले पर बैठते हैं, बहुत मजा आएगा। राहुल ने उस ऊंचे झूले को देखा और अंदर से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने डरते हुए कदम पीछे हटाए और बोला, अरे नहीं नहीं जिया, हम उस पर बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे, कोई और छोटा मोटा झूला देख लो। जिया ने राहुल के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी तो उसने करीब आकर शरारत से पूछा, क्यों राहुल, तुम इतने बड़े हीरो बनते हो, क्या तुम्हें इस झूले पर चढ़ने से डर लगता है? इतना कहकर जिया जोर जोर से हंसने लगी। राहुल ने अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भला किससे डर लगेगा? जिया ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, अच्छा तो फिर चलो, आज इसकी सवारी करके ही देखते हैं। दोनों जाकर झूले की एक टोकरी में बैठ गए। जैसे ही झूला चालू हुआ और तेजी से आसमान की तरफ घूमने लगा, राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊंचाई पर पहुंचते ही वो बुरी तरह डर गया और चिल्लाने लगा, अरे भाई, रोको रोको इसे, मुझे नीचे उतारो। जिया तुरंत समझ गई कि राहुल को सच में ऊंचाई से बहुत डर लगता है। उसने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से राहुल के कांपते हाथों में अपना हाथ रखा। जिया ने उसकी आंखों में देखा और बेहद सुकून भरी आवाज में समझाया, राहुल, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। देखो, यहाँ कितने सारे लोग हैं, सब मजे कर रहे हैं। आंखें बंद करो और गहरी सांस लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिया की बातों में ऐसा जादू था कि राहुल का डर धीरे धीरे गायब होने लगा और उसका दिल शांत हो गया। उस दिन जिया ने राहुल के मन में बैठे एक बहुत बड़े डर को भगा दिया था। झूले से नीचे उतरने के बाद राहुल ने जिया की तरफ देखा और दिल से कहा, थैंक यू जिया, आज तुम्हारी वजह से मेरा ये डर हमेशा के लिए भाग गया। जिया बस मुस्कुराकर रह गई। इसके बाद दोनों आगे बढ़े। जिया एक दुकान पर रंग बिरंगी चूड़ियां देखने और खरीदने में बिजी हो गई। इसी बीच राहुल की नज़र पास की एक खिलौने वाली दुकान पर पड़ी, जहां एक डरावनी भूत वाली ड्रेस, गोस्ट ड्रेस टंगी थी। राहुल के शातिर दिमाग में तुरंत एक शरारत सूझी। उसने जिया से नजरें बचाकर चुपके से वो भूत वाली ड्रेस खरीद ली और उसे अपने कैरी बैग में छिपाकर रख लिया। थोड़ा आगे जाने पर जिया की नज़र एक स्टॉल पर पड़ी, जहां लकी ड्रॉ का गेम चल रहा था। जिया ने उत्साहित होकर कहा, राहुल, देखो लकी ड्रॉ, चलो खेलते हैं। इस बोर्ड पर लिखा है कि अगर 69 नंबर निकला तो डायमंड रिंग मिलेगी, क्या पता मेरी किस्मत चमक जाए। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो जिया, कोई डायमंड रिंग नहीं देता, ये लोग बस पागल बना रहे हैं, सब फ्रॉड है। जिया ने मजाक मजाक में राहुल को कोहनी मारी और बोली, अरे तुम तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो ना कि तुम चीजों के आर पार देख सकते हो। तो चलो, स्क्रैच कार्ड को खुरचने से पहले ही अपनी जादुई नजरों से देख लो कि कौन सा नंबर सही है। जिया लकी ड्रॉ खेलने के लिए स्टॉल के पास चली गई। राहुल ने मौका देखा और चुपके से जेब से अपना वही हाईटेक चश्मा निकाला और पहन लिया। उसने दुकानदार से कहा, अंकल, एक लकी ड्रॉ का कार्ड देना। राहुल ने चश्मे की एक्सरे स्क्रीन से कार्ड को स्कैन किया, पर उस पर 69 नंबर नहीं था। राहुल ने उसे छोड़ते हुए कहा, नहीं, ये वाला नहीं, मुझे बाकी सारे कार्ड्स दिखाओ। राहुल एक एक करके सारे कार्ड्स को अपने चश्मे से स्कैन करने लगा। जिया उलझन में पड़ गई और बोली,
राहुल, ये तुम कार्ड्स को घूर घूर कर क्या नाटक कर रहे हो? राहुल ने कार्ड से नजरें हटाईं, जिया की तरफ देखा और चश्मे के पार देखते हुए धीरे से बोला, हूँ ब्लैक कलर, पर सच कहूं तो तुम पर पेस्टल ब्लू ज्यादा अच्छी लगती है। ये सुनते ही जिया का माथा ठनका। वो तुरंत समझ गई कि राहुल ने फिर से उसके कपड़ों के आर पार देख लिया है। उसने शर्माकर और चिढ़कर तुरंत दोनों हाथों से खुद को छुपाया। उसी पर राहुल की नजर एक कार्ड पर पड़ी जिसके अंदर छुपा हुआ नंबर था 69। राहुल ने तुरंत चिल्लाकर कहा, हाँ, ये वाला कार्ड निकालो जिया। जिया ने जैसे ही उस कार्ड को लिया और ऊपर का हिस्सा स्क्रैच किया, वहां सच में 69 नंबर चमक रहा था। ये देखकर वहां खड़े दुकानदार और बाकी लोग दंग रह गए। जिया को इनाम में असली डायमंड रिंग मिल गई। वो खुशी से झूम उठी और रिंग पहनकर राहुल से पूछने लगी, राहुल, सच सच बताओ ना, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? तुम्हें कैसे पता था? राहुल ने चश्मा जेब में रखा और अपनी वही जादुई स्माइल देकर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था साली साहिबा, भगवान ने मुझे खास शक्ति दी है चीजों के आर पार देखने की। जिया ने इस बार भी उसकी बात को एक बहुत बड़ा मजाक समझा और हंसते हुए दोनों घर वापस आ गए। रात को सबने मजे से डिनर किया। डिनर के बाद जब सब अपने कमरों में जा रहे थे, तब राहुल ने सीढ़ियों पर जिया को रोका और पूछा, जिया, इस घर में तुम्हारा कमरा कौन सा है? जिया ने शरारत करने के मूड में जानबूझकर अपनी बड़ी बहन प्रिया का कमरा दिखा दिया और खुद दूसरे कमरे में चली गई। आधी रात हो चुकी थी। राहुल ये दबे पांव आया और जिया का कमरा समझकर प्रिया भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने प्रिया भाभी को देखकर राहुल के होश उड़ गए और उसे 440 वोल्ट का झटका लगा। प्रिया ने आंखें मलते हुए अचरज से पूछा, राहुल, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल बुरी तरह हकलाने लगा, अरे हाँ भाभी, वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज सबकी नींद खराब करता हूँ। सॉरी भाभी, आप सो जाओ। इतना कहकर राहुल वहां से उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। प्रिया सोचने लगी, पता नहीं इस लड़के को आधी रात को क्या हो गया है। अपने कमरे में वापस आकर राहुल को खुद पर और जिया पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपना सिर पीटा और आइडिया लगाया, अगर भाभी का कमरा वो है तो पक्का ये सामने वाला कमरा ही जिया का होगा जो मेरे कमरे के बिल्कुल अपोजिट है। राहुल के शातिर दिमाग में तुरंत बदला लेने का प्लान आया। उसने फटाफट वो डरावनी भूत वाली ड्रेस पहनी, चेहरे पर भयानक मास्क लगाया और लंबे लंबे नुकीले नकली नाखून पहनकर जिया के कमरे की तरफ बढ़ा। उधर जिया अपने कमरे की लाइट बंद करके बेड पर आराम से लेटी हुई लैपटॉप पर एक हॉरर मूवी देख रही थी। तभी अचानक जिया के कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। जिया हॉरर सीन देख रही थी, इसलिए वो अंदर से थोड़ा डर गई। दरवाजे पर फिर से जोर से नॉक हुआ। जिया ने हिम्मत जुटाई, बेड से उतरी और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक खौफनाक लंबे नाखूनों वाले भूत को देखकर उसकी चीख निकल गई, मम्मी बचाओ, भूत। इससे पहले कि उसकी आवाज बाहर जाती, राहुल ने फुर्ती से आगे बढ़कर अपने नकली नाखूनों वाले हाथ से जिया का मुंह दबोच लिया और उसे डराते हुए कमरे के अंदर पीछे धकेलने लगा। जिया डर के मारे पीछे हटती गई और बेड पर जा गिरी। राहुल ने डरावनी आवाज बनाकर कहा, अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला या हल्ला किया तो ये बड़े बड़े नाखून सीधे तुम्हारे मुंह के अंदर घुसा दूंगा। जिया डर के मारे एकदम सहम गई, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, भूत भैया प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? राहुल को जैसे ही भैया शब्द सुनाई दिया, उसे और मस्ती सूझी। उसने अपने खौफनाक नकली नाखून को जिया के माथे फॉरहेड पर रखा और उसे धीरे धीरे नीचे सरकाने लगा। वो नाखून माथे से होते हुए उसकी नाक पर आया, फिर उसके होठों को छूता हुआ उसके गले से नीचे उतरकर उसके चेस्ट के ऊपर आकर टिक गया। जैसे ही वो नाखून चेस्ट के पास पहुंचा, जिया को राहुल की वो पुरानी फ्लर्टिंग और उसकी परफ्यूम की खुशबू का एहसास हो गया। वो पलक झपकते ही समझ गई कि इस भयानक मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट राहुल है। जिया का डर तुरंत गुस्से में बदल गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राहुल को एक जोरदार धक्का दिया। राहुल संभल नहीं पाया और बेड पर पीठ के बल गिर पड़ा और जिया फुर्ती से सीधे राहुल के ऊपर जा बैठी। जिया ने राहुल के दोनों हाथ बेड पर दबोच लिए और उसके ऊपर बैठकर गुस्से में बोली, अच्छा तो तुम्हारी ये हिम्मत, मुझे भूत बनकर डराओगे तुम? राहुल ने हार मानते हुए अपने चेहरे से वो खौफनाक मास्क हटाया। उसका चेहरा सामने आते ही वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, पर सच बताओ जिया, तुम बुरी तरह डर तो गई थी ना? मम्मी बचाओ, भूत भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? राहुल बेड पर लेटे लेटे जिया की नकल उतारकर ठहाके लगाने लगा। जिया ने गुस्से में उसकी छाती पर हाथ मारा और बोली, हंसो मत राहुल, तुम्हारी इस बकवास हरकत की वजह से मेरी जान निकल गई थी। राहुल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, वैसे डांटने से पहले ये तो सोचो कि तुमने मुझे गलत कमरा क्यों बताया था। मैं अभी अभी सीधे प्रिया भाभी के कमरे में घुस गया था। सोचो वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। ये सुनते ही जिया की भी हंसी छूट गई।
वो अपना गुस्सा भूलकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम सच में दीदी के कमरे में चले गए थे? हा हा हा। ओ गॉड राहुल, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। दोनों इस मजाक में हंस ही रहे थे कि अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। हंसते हंसते अचानक दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि जिया इस वक्त राहुल के ऊपर बैठी हुई है और दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब हैं। उनके बीच की दूरी फिर से मिटने लगी थी और दोनों एक दूसरे की धड़कनों को साफ सुन पा रहे थे। माहौल एकदम से रोमांटिक और गंभीर हो गया। दोनों चुपचाप बस एक दूसरे की आंखों में खो गए। जिया को जैसे ही इस सिचुएशन का एहसास हुआ, वो झेपते हुए तुरंत राहुल के ऊपर से हटी और साइड में खड़ी हो गई। राहुल ने भी अपनी धड़कनों को संभाला और माहौल को हल्का करने के लिए उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी ड्रेस ठीक की और चिढ़ाते हुए बोला, डरपोक कहीं की, चलो हटो, अब यहाँ से मुझे अपने कमरे में जाकर सोना है। राहुल टशन में कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगा, तभी जिया ने पीछे से कमर पर हाथ रखकर कड़क आवाज में कहा, याद रखना मिस्टर देवर जी, इस भूत वाले नाटक का बदला मैं बहुत जल्द और बहुत बुरी तरह लूंगी, देख लेना तुम। राहुल ने पलटकर एक आखिरी फ्लर्टी स्माइल दी, कमरे का दरवाजा बंद किया और चला गया। जिया अपने बेड पर आकर बैठ गई, पर उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी। सोने की घड़ी, रेशम का लहंगा, देखा जो तुझे दिल बस यही कहता, फ्लर्टी देवर इनोसेंट साड़ी, दिल की चल गई ये सवारी।